आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात बहुत ही पुरानी है। उस समय गांव के लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्यौहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला हर जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर यानी कि झुंड बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी या फिर जैसा कि मैंने कहा घोड़ा गाड़ी पर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते हैं और उधर से कुदाल, हंसुआ, हत्था, पानी उछलने का साधन, कूड़ी, खेत में सिंचाई का काम करने वाला बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब इत्यादि से पानी निकाला जाता है आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही और भी सामान खरीदते हैं और साथ ही असौनी के साथ ही बांस की बनी हुई अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चे के लिए लकड़ी से बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना कभी नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते हैं, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गई है और साथ ही ये परंपरा बहुत दूर हो गई है, जैसे अब ख़त्म ही होने वाली है। पर उस समय के मेलों की अपनी ही खासियतें होती हुआ करती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी खास जगह पर लगने वाले मेले का इंतज़ार करते थे। बात उस समय की है जब मेरे गांव से ही कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय था और आसमान चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लदे हुए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरघुरिया रास्ते, मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक गढ़ई पड़ी। वो लोग गढ़ई पार किए, पर देखते हैं कि घूम फिर कर वो लोग वापस से उसी गढ़ई पर ही आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ ये घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही ये सब भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उस गोल यानी कि उस झुंड के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सत्तू बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सत्तू वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर इस बार उन्हें भुलौना भूत ने नहीं भटकाया। खैर मेला जाने वाले इस गोल की समस्या अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें बस जांघ भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गांव का आदमी इसको पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रही थी। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास ही में कोई मल्लाह या फिर कोई नाव भी नजर नहीं आ रहा था। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने का इंतजार में वहीं पर बैठे बैठे ऊँधने लगे। खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर की दूरी पर है
और वैसी ही पतली की पतली ही दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूल कर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते हुए नजर आ रहे थे। तो इन्हें नदी में पानी का आभास हो गया, पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस कोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो पता चल जाता कि नदी का पाट ना बढ़कर ये सरसों का खेत है। खैर, उस समय भुलौना भूत की ऐसी हरकतें लोगों को परेशान किया करते थे, तो ये कोई नई बात नहीं थी। खैर, सुबह होते ही ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस एक दूसरा बगीचा था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वो लोग इस बगीचे में अंदर घुसे, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गए थे। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ लिया, इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है क्या? तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर अपना काम पर लग गया। खैर, इस बगीचे में भी एक छोटा सा कुआं था और पास ही में देवी का एक छोटा सा स्थान भी था। ये बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला हुआ था। दिन में भी पूरा पूरा अंधेरे का साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून किया और आटा आदि सान कर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार होना था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर लकीरें यानी कि मशाल भी जल उठी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने के लिए निकले तो उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव ज्वार का कोई भी आदमी दिख नहीं रहा था। उन्हें बहुत ही ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 गोल और भी है जो गांव के बहुत से मेलों में घूमने जाया करते थे। कोई गोल गांव से पहले चला जाता तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं देना, ये ताज्जुब की बात थी। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी कुछ अजीब सी थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ने को कहा। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस चुके हैं। उनका ये कहना था, ये मेला अपना नहीं है, ये भूतों का मेला है और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो जान का खतरा बन सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे सब इनके पीछे हो लिए। अपने उनके हाव भाव के साथ ही साथ उनके आकार प्रकार भी बिल्कुल बदलने लगे। अब वो अपने असली रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी उन्होंने चालू कर दी थी। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने उन लोगों से कहा, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, पीछे बिल्कुल भी मत देखना, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहाँ जो देवी का स्थान है वहाँ पहुँचकर देवी के चरणों के पास बैठ जाओ। खैर, अब उन भूतों ने और भी डरावनी हरकतें करना शुरू कर दी थी। पेड़ों की डालियाँ तोड़नी भी अपने आप ही शुरू हो गई थी और अजीबोगरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं के पास पहुंचते ही वहां बने देवी के स्थान के पास चप्पल और निकालकर देवी माँ से गुहार करने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई।
अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रहे थे। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर देवी स्थान के पास झुक गए। सबकी आंखें बंद थी और वो बस देवी माँ से अपनी जान की गुहार लगा रहे थे। वो सारे भूत भी आसपास जमा हो गए और कोई भी उस स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से ही इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूटकर गिर पड़ी और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की एक बहुत ही समुद्र आवाज गूंज उठी। उठो, यहाँ क्यों पड़े हो? उठो, मेला तो उस बगीचे में लगा है। इसके बाद मेरे गांव के लोगों के जैसे जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना अपना सामान समेटो और बिना देरी किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वो लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वो रोशनी अब गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि लगभग रात काफ़ी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। ज्यों ही हमारे गांव के लोग उस मेले में प्रवेश किए, वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेशर काका मिल गए। फिर रमेशर काका मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकल गए। दरअसल डेरा बनाने से ये फ़ायदा होता कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान और ख़रीदा करते थे। सामान भी यहीं लाद कर रखकर फिर मेले में चले जाते हैं, और अगर किसी को खाना पीना भी होता तो यहीं डेरे पर ही आ जाता था। ये मेला महीनों तक चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेले का आयोजन हमेशा से उसी बगीचे में करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उस बगीचे में बहुत सारे भूतों ने अपना डेरा जमा लिया। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई नहीं जाना चाहता। उस बगीचे में भूत काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें तो भूतों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस बगीचे में एक देवी माँ का स्थान है और कुआं भी है। हम लोग देवी माँ के पास ही रात भर बैठे रहें और उसके बाद ही हम लोग वहाँ से निकलें। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सुरेश एक सीधा साधा आदमी था, बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाला। सुबह उठकर अपने काम पर जाता और रात होते होते काम से घर वापस लौट जाता। घर पर बीवी और 2 बच्चे थे। सुरेश उनको अपने जान से ज़्यादा प्यार करता था। सुरेश ने कुछ दिन पहले ही एक नई जगह खरीदी थी अपने गैरेज के लिए। उसका काम भी उस जगह पर बढ़िया ही चल रहा था। बस परेशानी ये थी कि वो जगह थोड़ी सुनसान सी थी। हालांकि हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल करीब ही थी, मगर थोड़ी सुनसान थी। यानी कि आसपास थोड़े जंगल ज़्यादा थे और आसपास कोई घर भी नहीं था। हालांकि एक चाय की दुकान थी, मगर वो भी शाम होते होते बंद हो जाती थी। खैर, सुरेश को इन सब से कोई मतलब नहीं था,
क्योंकि उसका काम उस जगह पर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था। मगर एक दिन सुरेश को एक परेशानी हो गई। सुरेश की गैरेज में आज पहली बार बहुत ही महंगी कार आई थी और उसके इंजन में कुछ खराबी थी, इसलिए सुरेश को उसे बनाने में थोड़ा समय लगने वाला था। मगर अब दिक्कत की बात यह थी कि वो इतनी महंगी कार एक रात के लिए सुरेश के गैरेज में ही रहेगी और सुरेश परेशान था कि वो इतनी महंगी कार को अकेले गैरेज में कैसे छोड़ेगा, क्योंकि वो इस जगह से अभी पूरी तरह से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं पता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। पता नहीं इतनी महंगी कार को गैरेज में अकेले छोड़ना सही रहेगा भी या नहीं। कहीं कोई गाड़ी का पार्ट चोरी ना कर ले। अगर कोई चोरी कर लिया तो ये गाड़ी इतनी महंगी है कि वो पार्ट खरीदने में सुरेश को वापस से गैरेज बेचना पड़ेगा। इसलिए सुरेश ने सोचा क्यों ना आज की रात वो इस गाड़ी के साथ अपने गैरेज में ही रुक जाता है। अच्छा यही रहेगा कि वो रात भर रुक कर इस गाड़ी की पहरेदारी करे, यही उसके लिए बढ़िया है। वरना अगर कोई पार्ट चोरी हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सोचकर सुरेश ने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया कि आज वो घर नहीं आएगा, तो सब लोग अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाओ। और फिर सुरेश वापस से अपने काम पर लग गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। चाय वाला बस अपनी दुकान बंद ही कर रहा था, मगर उसने देखा कि सुरेश अभी भी अपने काम पर ही लगा हुआ है। वो अपनी दुकान बंद करके सुरेश के गैरेज के पास आया और बोला, अरे सुरेश भैया, आज आप घर नहीं जाओगे क्या? आज तो वक्त हो चला है आपके घर जाने का। तो इस पर सुरेश ने कहा, अरे नहीं भाई, देखो इतनी महंगी गाड़ी आई है, अगर मैं इसे छोड़कर ऐसे ही घर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाए। अगर कोई गाड़ी का पार्ट वार्ट चोरी हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सोच रहा हूँ कि आज रात यहीं रुक जाऊँ रात भर, क्या बोलते हो? तो इस पर उस चाय वाले ने एक नज़र सुरेश की तरफ देखा और फिर कहा, भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप नहीं जानते ये इलाका रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस पर सुरेश ने कहा, क्या सही नहीं है मतलब? क्या होता है इस इलाके में रात को? चोरी डकैती होती है क्या? तो इस पर उस चाय वाले ने कहा, अरे भैया चोरी डकैती का कोई बात नहीं है, आप नहीं जानते इस रास्ते पर आत्माओं का वास है। इस पर सुरेश ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भैया आत्माओं से हम निपट लेंगे, चोर डकैत तो नहीं है ना, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चाय वाले ने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो रात गए इस जगह पर ना रुके, मगर उसने एक नहीं सुनी, जिसके बाद चाय वाला भी थक हार कर अपने घर चला गया और सुरेश अब वहाँ पर पूरी तरह से अकेला था। उसने आसपास नज़र डाली तो अंधेरा होने के बाद वाकई में वो जगह थोड़ी अजीब सी लग रही थी। आसपास ना तो कोई इंसान और ना ही कोई खुली दुकान, बस जंगल ही था आसपास। सुरेश ने सोचा कि अब आज बहुत काम कर लिया, अब हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम करेगा। जिसके बाद उसने वैसा ही किया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और एक खटिया में अपने गैरेज के अंदर ही लेट गया। लेटे लेटे ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक जब उसकी आंख खुली तो उसने पास ही में टंगी घड़ी पर वक्त देखा। वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। उसकी आंख खुलते ही अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई औरत हो और वो अजीब तरीके से रो रही हो। आवाज़ गैरेज के बाहर से आ रही थी। सुरेश को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात गए कोई औरत इस जगह पर क्यों ही रोएगी, मगर उसने सोचा
कि रास्ता है, हो सकता है किसी की कोई मदद की ज़रूरत हो। यही सोचकर वो अपने गैरेज से बाहर निकला तो देखा कि वहीं पास ही में एक औरत रोते हुए इधर से उधर घूम रही है। उसने उस औरत को आवाज़ लगाई, अरे बहन जी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं, कोई दिक्कत है क्या? मगर इस पर उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस इधर उधर करती हुई रोती रही। सुरेश ने वापस से आवाज़ लगाई, अरे कोई मदद चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं शायद कोई मदद कर दूं। तभी उस औरत ने एकदम से अपना चेहरा सुरेश की तरफ घुमाया। सुरेश ने जब उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मानो कुछ अजीब सा लटक रहा था, जैसे इंसानी शरीर की अतलियां, मगर पूरी तरह से खून से सनी हुई। उसका चेहरा भी पूरी तरह से खून से लिपटा हुआ था और उस लाल चेहरे के बीच से उसकी बल्ब जैसी चमकती सफ़ेद आंखें। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बला है, मगर वो इतना तो समझ ही गया था कि ये जो कोई भी है, ये कोई इंसान नहीं है। तभी वो औरत या वो जो कोई भी चीज़ थी, वो एकदम से सुरेश की तरफ बढ़ने लगी। सुरेश समझ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा। उसने तुरंत गैरेज के अंदर अपना कदम बढ़ाया और जल्दी से लोहे का दरवाज़ा बंद कर अपनी गैरेज के अंदर आकर खाट पर दुबक कर बैठ गया। वो औरत अब सुरेश को देख नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाज़ा लोहे का और पूरी तरह से कवर था। जिसके बाद सुरेश ने किसी तरह से रात वहीं बिताई और अगली सुबह जब वो चाय वाला आया तो उसे पूरी बात बताई। इस पर उस चाय वाले ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था भैया कि यहाँ मत रुको, ये जगह बढ़िया नहीं है रात के लिए। दिन में तो ठीक है मगर रात में यहाँ आत्मा वात्मा घूमती फिरती है, इसलिए तो मैं भी नहीं रुकता, वरना मेरी तो चाय की दुकान है, मैं तो रुकता ही। जिसके बाद सुरेश ने रात में कभी भी वहाँ पर रुकना सही नहीं समझा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।